अच्छा, दूसरा प्रश्न है बेन खुशबू का बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन क्या है? तो डिजिटल सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब से बनाई गई एक डिजिटल मुद्रा है, पैसा है। उसको आपको हासिल करना है तो आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और उसमें सब कंप्यूटर में कमांड दोगे तो अपने आप वो उसका माइनिंग, खनन चालू करेगा और उससे आपको बिटकॉइन मिल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा कंप्यूटर नहीं है, तो आप जिसके पास ऑलरेडी बिटकॉइन है उसको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बेचो, प्याज टमाटर, और उसको कहो कि उसके बदले मुझे बिटकॉइन दे। या तीसरा तरीका कि जिसके पास ऑलरेडी बिटकॉइन है, आप उसको कहो कि मैं आपको आपके बिटकॉइन के सामने 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख रुपए देता हूँ या देती हूँ और उसके बजाय मुझे बिटकॉइन दो। तो ये हो गया बिटकॉइन। उसके सब नेगेटिव चीज़ें क्या है वो लंबा चौड़ा पोस्टर और चीज़ें हमने फुल लेंथ लेक्चर में सब बात करी है। तो बिटकॉइन ये हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? मारुति अर्टिगा, मारुति वैगनार, टाटा नैनो, सेंट्रो कार, मारुति एस्टीम, ये सब क्या है? फोर व्हीलर कार्स। तो ऊपर क्या हुआ? फोर व्हीलर कार्स एक बड़ा समूह है और उसके नीचे ये अलग अलग गाड़ियों के प्रकार है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी ऊपर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना ऐसा डिजिटल मनी वो, और उसके अलग अलग टाइप्स जैसे बिटकॉइन है, इथेरम, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन वगैरह। भाई इसका प्रश्न, वेलोसिटी ऑफ मनी कब इंक्रीज होती है? तो जो ऑप्शन डी है, ग्रेटर यूज ऑफ कैश अगेंस्ट ऑनलाइन बैंकिंग, तब। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? कागज का एक नोट कितने हाथ बदलता है? तो जितने पास होंगे उतना वो हाथ बदलते रहेगा, राइट? तो जितना ज़्यादा कैश यूज़ हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ सकता है। सो इन माय ओपिनियन आंसर शुड बी डी। आप जो कह रहे हैं वो मुझे सही लग रहा है। अब आपने ये जो टेस्ट कहीं पर दी होगी और उसमें लिखा है ग्रेटर यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो वो थोड़ा डिबेटेबल है। अब शायद वो एग्जामिनर ने ऐसा दिमाग लगाया होगा कि क्रेडिट कार्ड का मतलब है लोन, तो जितनी बार लोन लिया जा रहा है इसका मतलब कि और चीज़ों का वेलोसिटी बढ़ रहा है। बट जहाँ तक ऑप्शन डी है, इन माय ओपिनियन डी शुड बी राइट। तो ये कौन सी टेस्ट थी, आप वो मुझे भेजना। तो फिर अगर अन अकेडमी में कहीं था तो उसको फिर से हम विजिट करते हैं कि क्या था। फिर निशांत का प्रश्न कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग। तो वो पिलर 1C में हमने समझा था, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। तो मान लीजिए सरकार या आरबीआई ऐसा कहे कि जो भी महंगाई चल रही है उससे 2% ज़्यादा ब्याज इन्वेस्टर को हम देंगे। तो यानी इन्फ्लेशन अगर 7% है तो सरकार ने 9% ब्याज इन्वेस्टर को देना है। उसके कुछ महीने बाद मान लीजिए कि अगले साल इन्फ्लेशन काबू में हो जाता है और वो हो जाता है मान लीजिए 5%। तो सरकार ने अब कितना, 5 + 2 7% ही ब्याज देना है। तो सरकार ने जो कूपन रेट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड इशूअर ने लेंडर को देना है। तो यहाँ सरकार बॉन्ड इशूअर है, उसने जो देना है लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स को, तो वो उसका कम हो जाएगा। तो वो ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी वहाँ पूछना चाहती थी। फिर भाई पार्थ का प्रश्न है कि प्रॉपर वर्ड्स फॉर मीन्स एंड ऐसे। मतलब दो प्रश्न है, एक तो कि मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं है और दूसरा कि मुझे टॉपिक समझ आ जाता है पर मीन्स का जवाब अच्छे से नहीं हो पाता है। सिंपल है। कंसिस्टेंसी तो भाई जो भी चीज़ आप निकालो कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके चलते आपकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो रही है। पबजी, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, उन सब चीज़ों से दूर रहो। या ऐसे दोस्त हैं जो उनकी गलत सोबत में आपका फोकस चला जाता है, या ऐसा इंस्टाग्राम फेसबुक पे किसी को आप फॉलो कर रहे हैं और फिर वो क्या कर रहा है या कर रही है उसके चलते हो रहते हैं, देन यू कंसिस्टेंट रहना है तो पॉजिटिव और मेहनती लोगों की दोस्ती में, सोबत में रहो। ये एक बात हुई। दूसरा कि कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन मीन्स का सही नहीं बन रहा है जवाब। देखिए, अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो डे 1 पे क्या 100 पुशअप हो सकते हैं? नहीं, डे 1 पे 2-3 पुशअप ही हो सकते हैं। तो जो आप ये हासिल करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, कि अच्छी मेरी वोकेबलरी हो जाए, वो तो 4-6 महीने, 8 महीने, साल की मेहनत उसमें लगेगी। न्यूज़पेपर पढ़ो, योजना कुरुक्षेत्र के चीफ एडिटर्स प्रीफेस पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम 1 के चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ो, एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी क्लास 11-12 की सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस की किताबें, हिस्ट्री की किताबें, और भी इग्नू एमपीएस 003 का जो पीडीएफ मटेरियल है। ऐसा आप अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप होती है, वो एक बार में नहीं हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड, वो हो जाएगा, पर मेहनत चालू रखो। अभी का प्रश्न कि बॉन्ड यील्ड वहाँ बढ़ रही है तो वो कि देयर विल बी इंटरेस्ट फ्रॉम फेड, ये सब अपने काम का नहीं। वो कैसे चल सकता है वो, उसको समझाने के लिए मेरे और 15 मिनट निकालने पड़े। बात ऐसी होगी कि समझो मैं एक बड़ा खिलाड़ी हूँ जिसको सब इधर उधर की खबर रहती है। सपोज ऐसा मैं बड़ा इन्वेस्टर हूँ,
और मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट का ये बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा हो जिस पर मुझे 3% ब्याज मिल रहा है, और मुझे कहीं से उड़ती खबर मिले कि अब उनका फेडरल रिजर्व अपना रेपो रेट बढ़ाएगा जिसके चलते बैंकों के लोन बढ़ेंगे, एनबीएफसी वालों के लोन बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट। तो मैं ये वाला अपना $100 का जो बॉन्ड है उसको मैं सस्ते में $90 में बेच के अपना पैसा अनलॉक कर दूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर मान लीजिए जो 3-4% ब्याज मिल रहा था, और उसके बाद ये फेडरल रिजर्व अभी ब्याज बढ़ाएगा, उसके चलते बाजार में जो 12-13% में क्रेडिट कार्ड के लोन चले जाएंगे, तो मैं ऐसी कंपनियों में, ऐसे बॉन्ड में, ऐसे दूसरे इन्वेस्टर्स को पीयर टू पीयर लॉन्डिंग में, पीयर टू पीयर लैंडिंग के अंदर वो लोन में घुमाना शुरू करो, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट का फ़ायदा दिखता हो। वो सब ग्राफ बनाकर, चार्ट बनाकर ऐसा 3-4 इधर से उधर जाएगा करके समझा सकते हैं, पर वो अपने काम का नहीं है, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। ये पूरा बॉन्ड यील्ड तो बेसिक ही समझ, जो हमने लेनी थी ले ली पिलर 1 या 2 मॉनेटरी पॉलिसी में, उसके बियॉन्ड ये सब पंचायत का कुछ फ़ायदा नहीं भाई। कि अमेरिकन बॉन्ड यील्ड मतलब उसके जो बड़े ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको सब अंदर की खबर रहती है, उनको लगता है कि ये ब्याज दर में ये होने वाला है, इसलिए वो एग्जिट मार रहे हैं। जब भी वो एग्जिट मारेंगे, जो बॉन्ड का कॉस्ट प्राइस है उससे सस्ते में बेच के निकलेंगे, तो यील्ड बढ़ेगा। तो उससे 25 जात के और भी एंगल, उसको ये भी लगता हो कि कुछ नया प्रॉब्लम आने वाला है, इकोनॉमी में युद्ध होने वाला है, वो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। आर्य का प्रश्न कि हैंडआउट को क्या रिवाइज करें। देखिए, जो मैंने गुरु शुक्र शनि रवि पढ़ा है, तो दूसरे दिन सुबह उतना चैप्टर में जो 4-5 टॉपिक्स कवर किए हों उसको पढ़ लेना है। उसके बाद बुधवार को परीक्षा होती है अपनी टेस्ट, तो उस वक्त वापस पूरा हैंडआउट जितना ख़त्म हुआ उसका एक रिवीजन हुआ। कोर्स ख़त्म होगा फरवरी में, तो उस वक्त 100 क्वेश्चन की टेस्ट होगी पूरे कोर्स में से, तब पूरा हैंड आउट वापस से एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद फरवरी से ये बजट इकोनॉमिक्स है, और उसके बाद फ्री अपडेट की मैं सीरीज़ चलाऊंगा, Win23 सीरीज़। तब हर, समझिए 1-2 हफ्ते पर जो उसके फ्री लेक्चर्स और पीडीएफ आ रहे हैं उसको देखते रहो, पुराना चैप्टर उसको ज़रा एक बार देख लो, लाइक दैट वो पैरेलल चला, और फिर मई महीने में एग्ज़ाम आएगी उस वक्त वापस एक बार रिवीजन कर लो तो हो गया। ऐसा 3-4 बार रिवीजन हो जाए काफ़ी। क्या इसके नोट्स बनाने हैं, लिख के ट्राई करना है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो जब तक हाथ से कुछ लिखते नहीं तब तक उनको वो याद नहीं रहता। अगर आप ऐसे हैं तो करिए, अदरवाइज मैं तो ये नहीं कहूँगा कि लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स रिवीजन फ्रेंडली नोट्स के स्वरूप में ही हैंड आउट बनाया गया है, तो उसे आप सीधा देख लो। फिर आर्य का फिर से प्रश्न कि मेंस के जो मॉक क्वेश्चन दिए हैं उसको कैसे हैंडल करें। देखिए, जो मेरी पुरानी बैच थी PCB7, जहाँ पर मैंने प्रीलिम और मेंस कंबाइन बनाया था, वहाँ पर हर एक पिलर ख़त्म होने के बाद मैंने उसके मॉडल आंसर सॉल्व करवाए थे, तो उसी के अंदर जवाब बन गया, तो बस उसी को फॉलो करो फॉर्मेट को, उसमें और क्या ऐड करना है। तो वो उस कोर्स के लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कोर्स ख़त्म होने के बाद एडिशनली और क्या पढ़ना है। उन सोर्सेज को आप पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे के इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, योजना कुरुक्षेत्र के प्रीफेस वगैरह, उसकी मदद से जो थोड़ा आपका और नए नए पॉइंट्स आप उसमें कोट कर सके। अदर देन दैट जो मॉडल आंसर बताई दिए तो हो गया, फिर पहिए का पुनः आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं खुद से उसमें, और वो ख़त्म हो गया। अब कुछ और सब्जेक्ट आप पढ़ो। तो ये हुआ 11, मतलब 1 से 10 सवाल हुए होंगे। इसके बाद वाले के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ।